हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और क्योंकि आपका 24 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी के पूरे प्रश्न लेके आया हूं। और इसे आप क्विक रिवीजन की तरह लीजिए और जल्दी जल्दी, अगर आप मान लो इसे बाद में देख रहे हैं तो आप इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो और काफी तेजी से एकदम इसका पूरा पूरा आपको रिवीजन करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सुपर सेशन की। और शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ कि कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ियां जो आसमान पे चढ़ जाते हैं। तो चलें प्रारंभ करें। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए एसएसटी विद राज राणा पर। और ये हमारी टीजीटी पीजीटी की पूरी टीम है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या इनसे जुड़ना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं, इनका टाइमिंग भी आप नोट कर लें। सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और इन सब के अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलें प्रारंभ करते हैं। ये ऑप्शन में केवल 4 ही 4 में रखा है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराना चाहता हूं आपका। तो जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्य। तो राइट आंसर इसमें क्या है? धारवाड़। अगर इसमें आर्कियन क्रम लिखा होता तो सबसे पुराना आर्कियन क्रम होता। देखो इसमें सबसे पुराना कौन है? धारवाड़। इसके बाद कौन है? कुड़प्पा। उसके बाद कौन है आपका? विंध्य। और विंध्य के बाद कौन आता है? गोंडवाना आता है। यह भी आपको ध्यान रखना। जो इस ऑप्शन में नहीं है उसका नाम है आर्कियन। तो कभी आपसे आर्कियन पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में टिन का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? सबसे नंबर 1 पे कौन है? अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यह है और आप चले जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 30 केवल और केवल 30 सेकंड में यह प्रश्न आपको आंसर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टिन का संबंध सीधे सीधे किससे? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है नहीं? टिन क्या क्या है? छत्तीसगढ़। टिन से ज्यादातर क्या बनाई जाती है? छत बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। छत बनाई जाती है ना। बहुत सारे घर हैं जहां पर वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पक्की छत बना पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों में पैसा है फिर भी वो अपने घरों के सामने टिन डालते हैं। ये आपको पता है टिन से छत बनाई जाती है। याद रखना इस बात को। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? यह संगमरमर रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है कि वो 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये रूपांतरित चट्टान है जो चूने से इसका निर्माण होता है। ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो संगमरमर होता है उसको होता है मकराना। ठीक है। और मकराना जो है वो कहां है? राजस्थान में है। तो वही संगमरमर से ताजमहल का भी निर्माण हुआ है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? यह आपको आंसर बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। 4 ऑप्शन हैं। ठीक है। कोयला याद रखना लकड़ी से बनता है। इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि कोयला बनने से पहले यह जीव था। ठीक है। और इसलिए कोयले के जलाने से इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी इसमें निकलते हैं, जो हानिकारक अम्लीय वर्षा का भी एक प्रमुख कारण बनते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कोयले का महत्वपूर्ण उत्पादक सबसे नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है। और सबसे बेहतरीन कोयले का नाम एंथ्रेसाइट है, जो केवल और केवल भारत में जम्मू कश्मीर से ही मिलता है। ठीक है। इसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट कोयला है। और भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला है। ओके। अगला प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? इसका आपको आंसर बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए गुजरात, अंकलेश्वर। ठीक है। अगर आप जगह देखोगे वहां पर बहुत सारे पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल वगैरह मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी की वजह से यहां पे पूरा की पूरा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है। ये बड़ौदा, अहमदाबाद जो बाद है ना, जो एक औद्योगिक बेल्ट है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो इस पेट्रोलियम के मिलने के बाद ही इस बेल्ट का ज्यादा विकास हुआ है अलग अलग तरह से। ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे सूती वस्त्र उत्पादन ही ज्यादा होता था, लेकिन पेट्रोलियम के यहाँ पे खोज के बाद फिर यहां से पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती है ना, सब यहां पर मिलती है ना।
निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे, यानी इसमें से कौन सी चट्टान कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है, आपको इसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या गार्नेट है, यह आपको ध्यान रखना। चलिए, भारत में हीरे की खानें कहां पर पाई जाती है? हीरा है सदा आपके लिए तनिष्क, है ना, एक ऐड आता है ना, हीरा है सदा आपके लिए, तो वही बता रहा हूं, खैर मैं ऐड नहीं कर रहा, किसी का ध्यान रखना है ना। तो हीरे की खानें कहां पाई जाती हैं? तो याद रखो मध्य प्रदेश में हीरा मिलता है। वैसे हम मध्य उंगली में ही ज्यादातर क्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं ना, 6 अंगूठियां, ठीक है, हीरे की अंगूठियां। सोचो हीरे की अंगूठी को हम मध्य उंगली में पहनते हैं, बीच वाली उंगली में पहनते हैं दिखाने के लिए, और बार बार ऐसे और करके देते हैं। तुमने देखा होगा ना, किसी के पास कोई बढ़िया गाड़ी है तो उसकी चाबी को भी उसी तरह से रखता है, मर्सिडीज की चाबी को सामने रखेगा, ये होता है सबके साथ, ठीक है नहीं। अगर कोई बढ़िया किसी ब्रांडेड कंपनी की जीन्स पहनना होगा तो ब्रांड जरूर दिखना चाहिए, पूरी कोशिश करेगा कि ब्रांड दिखना चाहिए, मैं दिखूं या नहीं दिखूं, लोगों को ये पता होना चाहिए तो ये पहन क्या रहा है ना। वुडलैंड के जूते, ठीक है, तो वो भी वुडलैंड के जूते भी बार बार ऐसा होता है ना। आइए अब आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा में भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? अगर आप प्रश्न ये है आप लोगों के लिए, ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोगों को आंसर पता है इसका कि भारत में ऊर्जा का सर्वप्रथम यानी सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? एक बात याद रखना, ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कोई देश विकास करता है तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से पड़ेगी, है ना। और भारत में सबसे ज्यादा क्या है? कोयला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कोयले से हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली मिलती है, और फिर हमारे यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना है उनसे बिजली मिलती है, तो पहले दूसरे नंबर पर यही है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, यानी एटॉमिक रिएक्टर जो हैं, ठीक है, उनसे भी तो हमारे यहाँ बिजली बनती है, और कुल बिजली के उत्पादन में उनका जो है वो मात्र 3% है, जो आपको ध्यान रखना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर, या माही नदी पर? तो आपको पता होना चाहिए, चाहे जवाहर हो, ठीक है, चाहे राणा प्रताप हो, राणा प्रताप, या गांधी सागर हो, ठीक है, गांधी सागर, ठीक है, ये तीनों ही जो हैं वो किस नदी पर बनी हुई? चंबल नदी पर बनी हुई, इसमें बल, ठीक है, तो राणा प्रताप में भी बल था, ठीक है, हर माने शिवजी में भी बल है, और गांधी जी जिनमें आत्मबल था, तो तीनों ही बलवान हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पाई जाती है? यह प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा, ठीक है, जो ज्वार से ऊर्जा बनती है, तो भारत में सबसे ज्यादा ज्वारी ऊर्जा की जो संभावना है वो कहां पर है? भावनगर गुजरात में है, यानी कच्छ की खाड़ी में है। वहां जाके आप सोच सकते हो कि वहां पर ज्वारी ऊर्जा से बहुत ज्यादा बिजली बन सकती है। तो कुछ उद्योगों की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक मुद्रा कमाता है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हर एक टॉपिक से मैंने आप लोगों के लिए ठीक प्रश्न लिए हैं। इससे पहले जो मैं आपको प्रश्न करा चुका हूं, पहले प्लेलिस्ट में ही मैंने आपको बना दिया है कि जो ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन और आंसर बस, ठीक है नहीं। तो याद रखना, लोहा एवं इस्पात उद्योग, हम इसको ज्यादातर क्या करते हैं, ये ज्यादातर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को, बाल्को, नाल्को या हिंडाल्को? तो याद रखो, जो टेल्को कंपनी है ना, वो एल्युमिनियम का निर्माण नहीं करती। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को सब एल्युमिनियम निर्माण की कंपनियां हैं, ठीक है नहीं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, ठीक है, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? जूट का, सूती वस्त्र का, चाय का, चीनी का? तो आपको याद रखना चाहिए सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो सबसे पहले कहां पर हुआ था? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में, यहीं पर, ये गुजरात वाला जो इलाका था, ये जो पंजाब वाला इलाका था, यहीं के लोग ने क्या किया था? सूती वस्त्र का निर्माण किया था, आप ये सोच सकते हैं ना। चलिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, या नई दिल्ली में? 4 ऑप्शन है, और उसमें राइट आंसर याद रखना हैदराबाद में। क्या है? कृषि अनुसंधान प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है नहीं, मैनेजमेंट, तो याद रखना है, ठीक है, मैनेज मतलब क्या होता है? प्रबंधन, और प्रबंधन क्या करता है? हद तैयार करता है, याद रखना हैदराबाद, ठीक है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना
1970 में, 72 में, 74 में या 1976 में? जल्दी जल्दी इसका आंसर देते जाओ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी इसका आंसर देते जाओ, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 1974। अब 1974 का दौर भी आपको याद रखना है। इस समय पर हमारे यहां पर एक काम हो रहा था, शायद आपको नहीं पता होगा। इस समय भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना, याद है ना? भारत में 1971 से 1977 तक इमरजेंसी लगी हुई थी। ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। विश्व के भूगोल से कुछ सवाल करेंगे कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण कौन सी आकाशीय परिघटना होती है? इन चारों ऑप्शन में देखकर आपको बताना है कि ओजोन में छिद्र तारे की वजह से होता है, कृष्ण विवर, इसको हम कहते हैं ब्लैक होल, ठीक है, इंद्रधनुष यानी रेनबो, और धूमकेतु। तो याद रखो कि जो ब्लैक होल है वो तारों से बनता है, ठीक है। तारे जब अपने अंतिम अवस्था में बूढ़े बड़े हो जाते हैं तो तारों में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद केवल अंदरूनी पार्ट ही उसका बचता है और फिर उसमें अत्यधिक संकुचन हो जाता है। और संकुचन के बाद अगर उसका सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 ms है तो वह ब्लैक होल बन जाता है। और ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कही थी, ठीक है, कि अगर कोई तारा अपनी आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है और अगर उसका जो द्रव्यमान है 1.4 ms होता है तो वो तारा ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है नहीं। और 1.4 ms को चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जाना जाता है ना। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? और ये 4 ऑप्शन है और ई वाला ऑप्शन जरूर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ई आंसर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 2006 तक हमारे यहां पर 9 ग्रह माने जाते थे और 2006 के बाद अब हमारे यहां पर मात्र 8 ग्रह हैं। क्योंकि एक ग्रह जिसको हम प्लूटो कहते हैं, उस ग्रह से हमने ग्रह का दर्जा छीन लिया है, ठीक है, क्योंकि प्लूटो घूमते समय नेपच्यून की कक्षा को काटता है। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो आप याद रखो 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? वैसे हमारा चंद्रयान कौन सा चंद्रयान 3 जा रहा है और कुछ ही समय में या कुछ दिनों के बाद वो उतरने वाला है। और लेकिन इससे पहले कुछ लोग वहां पर उतर चुके हैं 1969 में। जिन 3 नाम थे उनका ये आपको पता होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एंड्रिन और माइकल कॉलिंग्स, ये थे। और इस मिशन के जो हेड थे वो माइकल कॉलिंग्स थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेल-बोप क्या है? हेल-बोप क्या है? पुच्छल तारा है, सीधे पता होना चाहिए। हेल-बोप यानी, और बहुत सारे वो हैं पुच्छल तारे। पुच्छल तारे जमी हुई गैस, पहले तो याद रखना तारे नहीं है, ये पहले तो यही याद रखो तारे नहीं है, जमी हुई गैस है, ठीक है। और ये सूर्य के जैसे ही प्रकाशित भाग में आते हैं उसकी गर्मी से पिघलने लग जाता है और ये गैसें एक पूंछ बना लेती हैं। पुच्छल तारे उन्हीं को कहते हैं, इनको कॉमेट्स बोलते हैं, है ना। आगे देखिए, पृथ्वी से रिलेटेड शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है। अब ये पूछ क्या रहा है? ये कह रहा शून्य अक्षांश तो क्या है? ये है। शून्य देशांतर क्या है? ये है। ये दोनों कहां पर अवस्थित है ये पूछ रहा था। एटलांटिक ओशियन इज दैट इज द राइट आंसर, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस शून्य देशांतर को हम जीएमटी बोलते हैं और यहीं से दुनिया का समय मेजर होता है। और यहां पर 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो क्या होता है आधार? तो राइट आंसर याद रखना, ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम यमयोत्तर भी बोलते हैं, जीएमटी, और या इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। पूरी दुनिया का समय जीएमटी से ही मेजर होता है, ठीक है नहीं, याद रखना। अगर जीएमटी के बाद कहीं प्लस है तो इसका मतलब वह पूर्वी गोलार्ध में होगा वो जगह, और अगर माइनस है तो वो क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध में होगा। ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। किस तिथि को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? अगला प्रश्न और भी जानदार है और इसका आंसर भी आप शानदार तरीके से जरूर दोगे कि 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 फरवरी। दिन और रात 2 दिन बिल्कुल बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। यह आपको ध्यान रखना है। पूरी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और 22 दिसंबर अगर आ जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 21 फरवरी को ऐसी कोई खास घटना
नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ ज्वालामुखी से तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आप आंसर बताएं। ठीक है नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय, सबसे ऊंचा पूछ रहे, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डैश सेलेडो है। ओजस डैश सेलेडो, ये कहां पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन ऊंचा नहीं पूछ रहा है, ये सबसे सक्रिय पूछ रहा है, मोस्ट एक्टिव पूछ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर से लावा ज्यादा से ज्यादा निकलता है, बात ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे वो कौन सा, किलायू है जो हवाई आइलैंड्स पे, और हवाई आइलैंड यूएसए के अंडर में आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, और कोटापेक्सी जो है दूसरा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, ये कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा एक मृत ज्वालामुखी है, और ठीक है मृत नहीं है ये, अभी तो दोबारा जलाता है, एक्टिव सुसुप्त ज्वालामुखी है ये फ्यूजियामा। और ये कहां पर है, ये नाम से ही पता चला जापान में है। ठीक है, विसुवियस इटली में है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रोम्बोली है एक। स्ट्रोम्बोली क्या है, स्ट्रोम्बोली, कभी आप भूमध्य सागर में जाओगे ना, मेडिटेरियन सी में, तो वहां पर आपको एक ज्वालामुखी से हमेशा आग निकलते हुए दिखाई देगी। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये लिपारी द्वीप पर है, और लिपारी द्वीप कहां पर आता है, इटली के अंतर्गत आता है। तो राहुल गांधी की ये नानी के यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और प्रश्न आता है यहां से ज्वालामुखी से, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो आपको सीधे बता देना ज्वालामुखी से है, और उसको परिप्रशांतीय मेखला में वो वहां पर है। और भारत में दो ही ज्वालामुखी, एक का नाम बैरन है और एक का नारकोंडम है, ये भी आपको निश्चित रूप से पता रहना चाहिए। ठीक है, भूकंप के बारे में, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, यानी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कंपन भूकंप कहलाता है, ध्यान रखना। और भूकंप के जो अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से करते हैं। सिस्मोग्राफ में कई पैमानों का प्रयोग होता है, जैसे रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल और रॉसी स्केल। रॉसी स्केल का इस समय पर प्रयोग नहीं होता, केवल मार्केली, और इसके अलावा रिएक्टर का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। यह तीव्रता का मापन करता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हानि के बारे में अनुमान नहीं लगाता, मार्केली हानि के बारे में अनुमान लगाता है, लेकिन रिएक्टर केवल और केवल तीव्रता बताता है। ठीक है, चाहो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कोई दे नहीं रखा, उसको कहते हैं एपीसेंटर। कहीं दे रखा है एपीसेंटर, सतह जिस पर भूकंपी तरंगों सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया था, एपीसेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना, क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। कहते हैं ना कि इसका केंद्र नेपाल था, तो ये भूकंप केंद्र जहां पर तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, जहीं पर सिस्मोग्राफ लगाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिए, निम्नांकित महाद्वीपों में किसकी प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा भूमि आती है, वो कौन सा है, इनमें से आपको आंसर बताना है। ठीक है, एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखो सबसे ज्यादा भूमि ऑस्ट्रेलिया में आती है, क्योंकि 100 में से एक व्यक्ति ही केवल ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ये काफी बड़ा भी है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये बताने की भी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, और एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, और फिर उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड वगैरह सबको मिला दें तो उसको ओशेनिया कहते हैं, जो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, विश्व की पर्वत श्रेणियों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो याद रखो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, तो पता होगा। ठीक है, नहीं, न्यूली और मोड़दार पर्वतों को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, एपिनाइन, पेरेनीज, दिनाकर या जूरा। तो राइट आंसर है एपिनाइन, ये आपका इटली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे पर स्थित है, तो राइन नदी के किनारे पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, ये
ठीक है, याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ पठारों में तो संसार की छत किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। संसार की पठार किसे कहते हैं? जो भी भूमि आसपास की भूमि से ऊंची है और ऊपर समतल है उसे हम पठार कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर और म्यांमार, ये हैं 4 ऑप्शन। तो संसार की जो छत है दैट्स द पामीर, पामीर इज राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है नहीं? निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? अगर ये पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कोलोराडो का जो पठार है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। और भारत का सबसे बड़ा अगर पठार की बात आ जाए तो आपको याद रखना है कौन सा भारत का पठार? दक्कन का पठार सबसे बड़ा है। भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह पता होना चाहिए। लगभग 5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 5000 है। और आपको पता ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है। ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है 1000 पर। तो 5000 पर 6 पंजे 30 और ये 2.5 यानी 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे कम रहता होगा सामान्य हम जहां रहते हैं वहां से। तो आप खुद अंदाजा लगा लो वहां पे कितनी सर्दियां पड़ती है। घाटियां, 2 पर्वतों के मध्य जो समतल स्थान होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, टेलर घाटी कहां पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए टेलर घाटी कहां पर है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति कार्ट्स प्रदेश में पाई जाती है? कार्ट्स प्रदेश यानी चूना, जहां पर चूना पत्थर वगैरह मिलता है ना वहां पर उन प्रदेशों को कार्ट्स प्रदेश कहते हैं। और वहां पर सिंक होल बहुत मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। और घाटियों में आपको 2 घाटियां और याद रखनी है, साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी। ठीक है नहीं, साइलेंट घाटी। और साइलेंट घाटी कहां पर है? केरल में है। एक तो ये पहला, और दूसरा क्या? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखो। शुष्क प्रदेश या मरुस्थल, यानी मरुस्थल वो है जहां पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पर जैव विविधता नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो पूछ रहे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका। ऐसा नहीं है मरुस्थल में धूल होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन गर्म मरुस्थल पूछ ले तो सहारा है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? गोबी है, जो आपको पता है। भारत का कौन सा है? थार है। ठीक है, कालाहारी कहां पर है? बोत्सवाना में है, जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय जहां सर्दी और गर्मी दोनों पड़ते हैं। तो पेंटागोनिया है, यह आपको याद रखना है। कौन सा है? पेंटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ता है। और बाकी सब उष्ण कटिबंधीय है। अरब है अटाकामा, अटाकामा चिली में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। अरब सऊदी अरब में है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब घास के मैदानों से 1-2 प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष सहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो आपको याद रहना चाहिए पंपास कहलाता है। ये शीतोष्ण है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। यहीं पर आपको याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका में इन घास के मैदानों को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर यूरोप में और एशिया में इनको स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इनको बेल्ट कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इनको कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेल्वास जो वन है वो ब्राजील में मिलते हैं। और ये कैसे? उष्णकटिबंधीय हैं, जो आपको ध्यान रखना है। स्टेपीज मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको बता दी। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो स्टेपीज इज राइट आंसर। ठीक है नहीं? विश्व के देश और उनकी सीमाएं, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, समुद्र तट रेखा, जहां पर समुद्र और स्थल दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तट रेखा कहते हैं। और कनाडा की तट रेखा सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में। और भारत की जो तट रेखा 7516.5 किलोमीटर है मात्र। ठीक है, निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो आप याद रखें रसिया की सीमा इस समय पर नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि 1991 में इसका विखंडन हो गया था और इससे बहुत सारे देश बन गए थे। उसके बाद रसिया की सीमा अब अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, जो आपको पता होना चाहिए। स्थल रुद्ध देश यानी ऐसे देश जो किसी भी समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं।
या वहां से आप समुद्र में नहीं जा सकते, उनको स्थलरुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल वृत्त या स्थलरुद्ध देश है? अंगोला, चाड, कीनिया या सेनेगल? तो यहां पे चाड है, चाड के आसपास कहीं भी आप समुद्र, ठीक है, नहीं है चारों तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूआबद्ध देश नहीं है? तो यहां पे याद रखो, अजरबैजान को छोड़कर तीनों ही अपने आप में क्या है, भूआबद्ध देश हैं। और इन सबका निर्माण, ठीक है, रसिया में से, रसिया को तोड़कर हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में कितने नक्षत्र हैं? यानी तारों के एक समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ब्यूटीफुल को। तो इसमें आंसर कितना? 89 है। और नक्षत्र हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? सेंटोरस, उसके बाद हाइड्रा आता है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है, याद रखना, इसका स्थानीय नाम है, ये आपको पता अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, इसलिए हम इस पर कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहे, ना ही आपके पास इतना समय है कि आप एनालिसिस देख पाओगे, है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? कभी प्रश्न आ जाए तो उठा के मार देना। 1948 में, जैसी आजादी मिली थी उसके अगले साल हो गई थी। ठीक है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, दो प्लैनेट हैं जिसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। एक तो बुध है और एक शुक्र है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको शुक्र मारना है। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन में हो और ऑप्शन में आ जाए उपरोक्त तो दोनों, तो फिर आपको दोनों लगाने हैं। पहले प्रीफरेंस आपको शुक्र को देना है, इवनिंग स्टार है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ये है। ठीक है, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसका एलिबिडो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी खासियतें। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि वो माउंट एवरेस्ट है ना। का भारत की पूछ रहा है ना, भारत की, तो भारत की तो गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ये 8611 मीटर के आसपास है गॉडविन ऑस्टिन, और ये कहां पर है? पीओके में है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रांची, तो आपको पता होना चाहिए, वहां बॉक्साइट और अयस्क मिलते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सागर बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो बंदरगाहों को भी आपको एक बार याद कर लेना कि मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में है। ठीक, कलकत्ता में कलकत्ता, चेन्नई में चेन्नई और एन्नौर है, और बेंगलुरु बेंगलोर में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है? चाय, रबड़, गन्ना या नारियल? तो आपको इसमें आंसर लगा के आना, सीधे सीधे गन्ना है। ठीक है, नहीं, माउंट एटना एक क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ये आपको पता होना चाहिए, जो इटली में है। माउंट एटना कहां पर है? इटली में है। इट, तो इसको आप याद रखो। मैंगो शावर क्या है? मैंगो शावर, एक बात याद रखना, जो प्री मानसून होता है ना, हमारे यहाँ पे मानसून कब आता है? जून में आता है, जुलाई में आता है, उससे पहले जो बारिश हो जाए उसको प्री मानसून कहते हैं। और कर्नाटक में और केरल में एक आम की किस्म है अल्फांसो, जैसे ही इनकी बूंदें गिरती हैं आम के पौधे पर तो उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, मिठास बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल की बारिश। ठीक है, ये तो नहीं कहते इसको। मैंगो सावर यहां पर कुछ मत याद रखना। ठीक है, ये केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक की प्री मानसून वर्षा है, प्री मानसून वर्षा इस समय बिहार और बंगाल में भी होती है। ठीक है, भारत अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन किसका करता है? ठीक है, जरूरत से ज्यादा, तो याद रखो, चाय जितना हमारे यहाँ पी नहीं जाती उससे ज्यादा उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका निर्यात होता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा निर्यात होता है इसका, जो आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहां पर है? बेंगलोर, छोटा नागपुर, देहरादून और नागपुर। तो आप इसको बार बार भूल जाते हो, नागपुर, तो नागपुर आपको याद रखना, अनुसंधान संस्थान, पर्यावरण नागपुर, पर्यावरण नागपुर, ऐसा करके आप इसको याद कर लेना। कृषि में दोहरी फसल का अर्थ क्या है? फसल उगाना। ठीक है, एक साथ दो दो फसलें उगाना। आपने देखा होगा गेहूं में सरसों के खेत, सरसों के पेड़ भी आपने देखे होंगे, वो दोहरी फसल है। ठीक है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर इसका शिव समुद्रम है। ठीक है, तो याद रखा, शिव समुद्रम कहां पर है? कर्नाटका में है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि भारत में भूमि सुधारों में शामिल नहीं है। ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार के लिए हमारे यहाँ पर जमींदारी जो प्रथा को हटा दिया गया था, और सबसे जमीन को लेकर किसानों में बराबर बराबर से उसको बांट दिया था, जो कृषि कर रहा था उनको मिला था। ठीक है, तो अब आपको भूमि सुधार करने हैं तो क्या खत्म करना पड़ेगा?
ठीक है, किसानों का आवास ऋण ये भूमि सुधार में नहीं आता, ये किस में आता है? हाउस की बात कर रहा है ना। अगर किसानों के कृषि ऋण होता तो आता, तो ये नहीं आएगा, हाउस की बात कर रहा है। भारत में बिहार के उत्पादन में एकाधिकार है। बिहार किसके उत्पादन में एकाधिकार रखता है? बिहार के अलावा कहीं चीज मिलती नहीं है, तो राइट आंसर है पायराइट। तो ठीक है, खुश हो जाओ आप भी कि आप भी ऐसी चीज जगह से हो जहां से चीजें कोई और जो बना ही नहीं पाता है, उत्पादन नहीं होता। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाने वाले ज्यादा लोग हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत प्रणाली कौन सी है? ये तो आप जिनसे रूप से जानते हो, साउथ अमेरिका में, ठीक है, एंडीज है जो आपको ध्यान रखना। सबसे ऊंची कौन सी है? हिमालय है। रॉकीज कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। आल्प्स कहां पर है? ये मध्य यूरोप में है, ठीक है ना। आगे चल, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान जो नदियों की अपने अंतिम अवस्था में बनाया जाता है उसको डेल्टा कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी बहुत सारी वितरकाएं मिलकर बनाती हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार पर्वत का गठन कहां पर हुआ था? तो याद रखो पैलियोजोइक में हुआ था प्रायद्वीपीय, और जब से बना है तब से आज तक कभी डूबा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, भद्रावती इस्पात संयंत्र किस नदी पर है? तो याद रखो यहां पर तुंगभद्रा पर है, क्योंकि यहां पे भी भद्रावती है और यहां पर भी भद्रावती ता भी तो है यहां पर, तो याद रखना, ठीक है। भारत का जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जूट सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन में होता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बहुत सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। कुछ और प्रश्न भी हम आपको सोमवार, मंगल और बुध, ये 3 दिन में भी मैं आपको सब कुछ एक बार परफेक्ट तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।